चलो। अच्छा, तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, कौन बताएगा? एक दो पॉइंट जो मेजर हमने लास्ट। क्वाड किया था सारा। मतलब उसमें हमने वो देखा था कि पहले सर्किट की उसको देखा था, डिजाइन किया था, और फिर उसकी टाइमिंग डायग्राम देखी थी। जबरदस्त। लास्ट टाइम हमने वेरीलॉग एच डी एल लैंग्वेज जो सी है वो, उसका इंट्रोडक्टरी सेशन था और उसमें हमने फर्स्ट एब्स्ट्रैक्शन लेवल पे काम किया था और वो था गेट लेवल मॉडलिंग। क्योंकि प्रोग्रामिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मैंने आपको बताई थी। तो पहली टेक्निक हमने सीखी थी और आप लोगों को अब आइडिया हो चुका होगा कि गेट लेवल मॉडलिंग बेसिकली अगर आपने करनी हो तो वो कैसे करते हैं। और टेस्ट बेंच जो सा है, टेस्ट बेंच का तो भी आपको आइडिया नहीं है। टाइमिंग डायग्राम अगर आपने क्विकली जनरेट करनी है तो वो कैसे करते हैं। अच्छा, आज का जो ऑब्जेक्टिव है इसके अंदर एप्लीकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने हाफ एडर और सब्ट्रैक्टर को फोकस किया था। आज हम रिमेनिंग कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को फोकस करेंगे और उसमें आपके इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर और डी मल्टीप्लेक्सर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने हार्डवेयर पे ऑलरेडी कर लिया और प्रोटियस पे। तो आज हम देखेंगे कि इनके अगर हमने कोड लिखने, वो कैसे लिखने। सेकेंडली, एक और हम चीज़ सीखेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि आपको डिफरेंट मेथड्स में सिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि डिफरेंट मेथड्स में आप किस तरह कोड कर सकते हैं इसका। तो आज हम देखेंगे डाटा फ्लो मॉडलिंग। ठीक है, वेरी लॉग बेसिक्स का हमें आइडिया है, डाटा फ्लो मॉडलिंग देखनी है। देन जब ये आपको आ जाएगी डाटा फ्लो मॉडलिंग, तो फिर इनकोडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर किस तरह इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे। फाइनली फिर जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है, जो न्यू कॉन्सेप्ट है वो है टेस्ट बेंचेस। और टेस्ट बेंच क्या है, इसको हम कैसे लिखते हैं, तो इसको देखेंगे। एंड देन टाइमिंग डायग्राम जो उनसी है वो, उसका क्या रिलेशन है टेस्ट बेंच के साथ, और मॉडल सिम, अल्टेरा, इसका क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। अच्छा, ये कुछ बैकग्राउंड थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, ये मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। ये सेम एज प्रीवियस मैनुअल है। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं डाटा फ्लो लेवल मॉडलिंग। अच्छा, तो डाटा फ्लो मॉडलिंग क्या होती है? डाटा फ्लो मॉडलिंग के अंदर मैंने आपको लास्ट टाइम थोड़ा सा आइडिया दिया था कि हम जिस तरह गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर सर्किट को देख रहे होते हैं कि जी अच्छा, सर्किट बेसिकली किस तरह से कनेक्टेड है। जब डाटा फ्लो के अंदर हम आ जाते हैं तो हम सर्किट को नहीं देखते, बल्कि हम सर्किट की इक्वेशंस को देखते हैं। और सर्किट की इक्वेशंस को बेसिकली हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे उसी चीज़ की एक एग्जांपल दी हुई है कि कुछ इस तरह से आप एक सर्किट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक वाई आउटपुट है आपकी, और कुछ इनपुट्स हैं वो एंड हो रही हैं और हो रही हैं, कोई इनपुट नॉट हो रही है। ठीक है, और ओवरऑल कोई रिजल्ट आपस में और हो रहा है। तो इस तरह करके हम मेन जो आपको चीज़ नज़र आएगी इसके अंदर डाटा फ्लो लेवल मॉडलिंग के अंदर, वो इस तरह से एक इक्वेशन इम्प्लीमेंट आप करेंगे हर आउटपुट वैल्यू। तो अब इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, तो डाटा फ्लो के अंदर जो कीवर्ड यूज़ होता है इक्वेशन स्पेसिफाई करने के लिए, वो असाइन का है। ठीक है, तो मैं अगर इक्वेशन लिखने लगा हूँ तो सबसे पहले मैं लिखूंगा असाइन। और लेट्स से कि ये एक ऐसा सर्किट है जिसकी एक आउटपुट है। तो जो आउटपुट है वो लेट्स से वायर है, सॉरी वाई से हमने लिखा वैसे। तो वाई इज इक्वल टू, तो आपकी बाकी रिमेनिंग इक्वेशन, यही चीज़ यहाँ पे आपको बताई हुई है कि डाटा फ्लो मॉडलिंग यूजेस कंटिन्यूस असाइनमेंट्स एंड द कीवर्ड असाइन।
तो ये जो असाइन है बेसिकली ये कीवर्ड है, और इस इक्वल को हम कहते हैं कंटिन्यूअस असाइनमेंट। ठीक है, हमने बेसिकली असाइन की हुई है ये सारी वैल्यू वाई को। A continuous assignment is a statement that assigns a value to a net। ये जो वैल्यू है बेसिकली एक नेट को असाइन किया हुआ है। अभी ये नेट क्या चीज़ है, नेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द डाटा टाइप फैमिली नेट is used in Verilog HDL to represent a physical connection between circuit elements। ठीक है, तो फिजिकल कनेक्शन बेसिकली ये शो कर रहा होता है। तो नेट की जो कीवर्ड है वो क्या है, नेट का कीवर्ड जो उनसे वो दो हैं नेट स्पेसिफाई करने के लिए। एक है वायर और दूसरा है आउटपुट। अगर हम आउटपुट लिखें, आउटपुट और आगे वाई लिख दें, तो बेसिकली ये हम बता देते हैं सिस्टम को कि ये एक हार्डवेयर के अंदर ये एक आउटपुट है। ठीक है, और अगर हम वायर लिख देते हैं तो वायर नॉर्मली बता रहा होता है कि ये इंटरमीडिएट कनेक्शन है, और इसको आउटपुट पे तो नहीं शो करना, लेकिन ये इंटरनली ये कनेक्शन शो कर रहा है। ये इसकी एग्जांपल अगर देखी जाए वायर की, तो बेसिकली बात ये हो रही है कि लेट्स से एक एंड गेट, दो एंड गेट्स हैं हमारे पास, और ये और गेट की इनपुट पे जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली जब हम चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं तो हमें पता है कि ये हमारी इनपुट्स हैं और ये आपकी एक्चुअल आउटपुट है। ऐसे ही है। जी सर। अब इसके अंदर ये मैं आउटपुट के कीवर्ड से स्पेसिफाई कर देता हूँ, और ये मैं इनपुट के कीवर्ड से स्पेसिफाई कर देता हूँ। तो लेकिन ये जो बीच में इंटरमीडिएट वायर्स आ रही हैं, इसकी जो आउटपुट है वो हमारे लिए इतनी मैटर नहीं करती, लेकिन वो मैटर इस लिहाज से करती है कि वो इसके साथ कनेक्ट हो रही है। तो इसको हम नॉर्मली वायर के साथ हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये बेसिकली एक वायर है। ऑल्दो ये एक आउटपुट है, लेकिन ये मेन आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो इसको वायर के कीवर्ड से हम जो भी इसका वेरिएबल होगा वो वायर से हम स्पेसिफाई करते हैं। अच्छा, the logic value associated with the net is determine what the net is connected to. If the net is connected to an output of a gate, the net is said to be driven by the gate, and the logic value of the net is determined by the logic values of the inputs to the gate and the truth table of the gate। चलिए, ये तो एक ऑब्वियस बात यहाँ पे की हुई है कि नेट बेसिकली हमने डिफाइन कर लिया है कि या तो वो वायर है या आउटपुट है। ठीक है, एक फिजिकल कनेक्शन को शो कर रहा है। तो नेट की जो वैल्यू है, आउटपुट जो सी है, वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही होती है, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो जो भी आपकी इनपुट होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी, और बीच में जो भी इंटरमीडिएट सर्किट यूज हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट जो सी है वो आपकी चेंज होगी। इफ द आइडेंटिफायर ऑफ अ नेट is the left side hand side of a continuous assignment statement or a procedural assignment statement, the value assigned to the net is specified by an expression that uses operands and operators। तो यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि जो लेफ्ट साइड पे है वो कोई भी नेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या चीज़ है, ये आउटपुट है। तो मे बी अगर कोई इंटरमीडिएट कनेक्शन है तो उसको हम वायर के थ्रू शो कर सकते हैं, और जो राइट साइड में चीज़ होगी उसके अंदर आपके ऑपरेंड्स होंगे और
ऑपरेटर्स होंगे। ठीक है, ऑपरेंड्स जिनके ऊपर ऑपरेटर्स ने काम करना है। तो एंड और गेट ये जितने भी हैं ये ऑपरेटर्स आपके इनके ऊपर वर्क करेंगे। तो ये जो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, एज एन एग्जांपल अज्यूमिंग दैट द वेरिएबल्स वर डिक्लेयर्ड आर 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर। ये मल्टीप्लेक्सर को इम्प्लीमेंट किया हुआ है, आप देखो। With data inputs A and B, select input S and the output Y is described with the continuous assignment। तो ये बेसिकली इसकी इक्वेशन है। अच्छा, कुछ यहाँ पे जो ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं काफ़ी सारे और हैं, लेकिन जो कॉमनली हम यूज़ कर रहे होंगे वो, अगर आपने बाइनरी एडिशन करनी है तो उसके लिए आप प्लस यूज़ कर सकते हैं, बाइनरी सब्ट्रैक्शन करनी है तो माइनस यूज़ कर सकते हैं, बेट वाइज एंड ऑपरेशन करना है तो ये सिंबल है। इसी तरह ये डिफरेंट सिंबल्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो न्यू चीज़ आप आज देखेंगे वो है बेसिकली वेक्टर्स। जिस तरह अरेज होती हैं इसी तरह इसमें वेक्टर्स होते हैं। द सिंटैक्स स्पेसिफाइंग अ वेक्टर इंक्लूड्स विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स टू नंबर्स सेपरेटेड विद अ कॉलन। तो ये दो नंबर्स को हमने सेपरेट किया हुआ है कॉलन के थ्रू और विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। The following Verilog statements specify two vectors। तो वेक्टर को आप, ये दो मेथड्स हैं स्पेसिफाई करने के। ज़ीरो से ले के 3 तक तो इसका साइज टोटल 4 होगा, और डी के अंदर आप 4 वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ऐसा ये वायर का कीवर्ड है, और 7 to 0 तो ये बेसिकली जो सम है ये 8 बिट का होगा। अच्छा, ये इनमें क्या डिफरेंस है 0 से 3 तक और 7 से 0 तक? ये बेसिकली स्पेसिफाई करता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है। ठीक है, और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट से क्या मुराद है? तो लेट्स से कि ये यहाँ पे आउटपुट को डिक्लेयर किया हमने डी को, 0 to 3। ठीक है, एक इस तरह कर लिया, और लेट्स से कि एक और वेरिएबल, या इसी को ही अभी ले लेते हैं। एक केस सिनेरियो वन जो सा उसमें ये है, सिनेरियो टू हमारा ये है कि आउटपुट का कीवर्ड, और हमने इसको इस तरह से डिक्लेयर कर लिया। तो बेसिकली होगा क्या कि जो एक वेक्टर बनेगा जिसके अंदर आप वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं। तो D0 एंड D3। ठीक है, ये एक आउटपुट वेक्टर हमने बनाया, और इसमें अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों में डिफरेंस ये है, और वो यहाँ पे आपको स्पेसिफाई किया हुआ है। दी फर्स्ट एलिमेंट लेफ्ट मोस्ट। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट जो नंबर है जो यहाँ पे शो हो रहा है 0 to 3, लेफ्ट मोस्ट इज ऑलवेज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द वेक्टर। तो ये बेसिकली मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, जो लेफ्ट मोस्ट आपका नंबर है वो बेसिकली क्या है, वो मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है। तो जब आप इसको वैल्यूज असाइन करेंगे
अगर ये आपने इसको इस तरह से डिक्लेयर किया हुआ है और D0 में आपने 1 रखा है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 0 है, तो ये क्या चीज़ होगी? ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आई थिंक बाइनरी में ये 10 होता है, एक हम के हेक्सा में ए होगा। जबकि अगर हम इसको देखें 3 to 0, और तब आप इसको सेम अगर असाइनमेंट करते हैं ये वाली, तो ये थोड़ा सा केस इसमें डिफरेंट। अब D3 बेसिकली क्या होगा आपका? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, तो अब जो ये नंबर बनेगा ये इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ये इधर आ गया और ये इधर आ गया। तो अब ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये 6 है, सॉरी 6 तो नहीं है, 5 है। तो ये इसका आपको आइडिया होना चाहिए कि ये इन दो के अंदर बेसिकली क्या, किस तरह से आप लेके चल रहे हैं। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको फिर असाइनमेंट उसके अकॉर्डिंगली करनी है। अगर आप इस तरह यूज़ कर रहे हैं और आपको 10 स्टोर करना है, तो आप पहले 1 को इधर रखें फिर। अदरवाइज अगर आप ये यूज़ कर रहे हैं और 10 स्टोर करना है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरह से ये बेसिकली इसमें हम काम कर रहे होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट ये डिकोडर की एक एग्जांपल दी हुई है। ये डिकोडर का सर्किट है, ये डिकोडर का ट्रुथ टेबल है। तो इसकी अगर हम इक्वेशंस हम लिखें, तो सिंपली अगर हम, हमें पता है D0 की जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? D0 इज इक्वल टू ए बार, एक बार बी बार और इनेबल बार, ऐसे ही है। डबल बार जी से। और ये नैंड हो जाएंगे आपस में। तो यहाँ पे अभी देख लेते हैं, हमारे 3 इनपुट्स हैं और 4 आउटपुट्स हैं। डिकोडर की वर्किंग हमें क्लियर है, हमने लास्ट टाइम इससे पहले हम इसे चेक कर चुके हैं। अगर गेट लेवल मॉडलिंग करें हम, ठीक है, थोड़ा सा ट्रांजिशन के लिए ये मैंने कोड दिया हुआ है गेट लेवल में। अगर गेट लेवल मॉडलिंग करें तो उसका क्या मेथड है? तो हमने उसके अंदर देखा था कि हमें सर्किट को देखना पड़ता। तो सर्किट को अगर देखते हुए हम इस पे काम करें, तो सबसे पहले हमने देखने वेरिएबल्स क्या क्या हैं। इनपुट्स 3 हैं और 4 आउटपुट्स हैं। तो जो मेन हमारी आउटपुट है वो डी है, तो उसका हमने एक वेक्टर बना लिया। ठीक है, D0 1 2 3, तो ये आउटपुट का एक वेक्टर बना लिया। देन इनपुट हमारी 3 है, तो ए बी और ये इनपुट इनेबल। और वायर का जो मैंने आपको कीवर्ड बताया, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये जो इंटरमीडिएट आउटपुट्स हैं आपकी, ये ए नॉट हो रहा है, बी नॉट हो रहा है, इनेबल नॉट हो रहा है। तो ये बेसिकली हमने वायर के कीवर्ड से इसको डिक्लेयर कर लिया। और अब हमने क्या कर लिया, हमारे पास ए बी और इनेबल हैं, बस हमें नॉट चाहिए इनके। तो एक नॉट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया और उसका फर्स्ट इंस्टेंट बनाया G1, और उसको पहले आउटपुट लिखी है और देन इनपुट, देन कॉमा, कॉमा के बाद नेक्स्ट इंस्टेंट बनाया है इसका G2, और आउटपुट कॉमा इनपुट। तो ये जब हम इसको रन करेंगे तो क्या होगा? ए में अगर ज़ीरो है तो ए अंडरस्कोर नॉट में 1 होगा, और अगर ए में 1 है तो ए अंडरस्कोर नॉट में 0 होगा। ये नॉट गेट इस पे ऑपरेट हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास इंटरमीडिएट आउटपुट्स रेडी हैं। देन ये सारी, अब हमें इन सारे कम्बिनेशंस का पता है कि ये सारी नैंड हो रही हैं। तो अगर सिंपल D0 को देखें, तो D0 हमारी फर्स्ट आउटपुट है। तो D0 को एक्सेस किया हमने, कॉमा ए नॉट बी नॉट इनेबल नॉट, और फिर ओवरऑल नेक्स्ट कॉमा, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट बनाया इसका। और ये इसको इस तरह से हमने गेट लेवल मॉडलिंग के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया। तो ये कोड की आपको अंडरस्टैंडिंग है अब?
समझ लग रही है कोड की? सिंपली हमने इंस्टेंट बनाए हुए हैं, जिस तरह लास्ट टाइम तो सिंपल नॉट गेट का एक इंस्टेंट बनाते थे और सेमी कॉलन से यहाँ पे एंड कर देते, आप उस तरह भी कर सकते हैं, अलग अलग से बना लें अगर इसकी समझ नहीं लग रही। लेकिन अगर आपने एक ये लिख लिया नॉट, तो फिर आप मल्टीपल इसके इंस्टेंट बना सकते हैं, जिससे G1 एक इंस्टेंट है, G2 एक इंस्टेंट है और एक कॉमा के थ्रू सेपरेटेड है, और G3 जब एक आप इसको एंड करने लगे कि नॉट के मेरे पूरे हो गए, तो फिर फाइनली सेमी कॉलन से इसको आप एंड कर सकते हैं। चलो, आपका अगर कोई आंसर नहीं आया तो मैं ऐसे कंसीडर करता हूँ कि इस कोड जी का सर ठीक। आइडिया। देन अब अगर हम इसको कंपेयर करें डाटा फ्लो लेवल मॉडलिंग से, तो वो कैसे करेंगे जी? वो भी बिल्कुल सिंपल है। अ, अब इसमें हमारे पास आ जाती है इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन अभी आपने मुझे बताई थी कि D0 की बेसिकली इक्वेशन बन रही है ए बी, ए ये बार। सारे, जी। हाँ, ये सारे बार में होंगे, और आउटपुट जो सी है वो नैंड हो जाएगी। ओके, तो सबसे पहले आउटपुट का एक वेक्टर बना लिया, और इनपुट ए बी और इनेबल। अच्छा, ये आप देख रहे हैं, इसको हमने दो मेथड्स हैं, या तो आप इसको अलग से बाहर आके इसको आप स्पेसिफाई कर दें, यहाँ पे वेरिएबल इस तरह लिखें और यहाँ पे स्पेसिफाई कर दें, या आप इसको यहीं पे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं इसके फंक्शन के पैरामीटर्स जब आप डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट आता है असाइन का कीवर्ड। हमने असाइन लिखा। फर्स्ट इक्वेशन क्या है जी? D0 इज इक्वल टू ए नॉट बी नॉट इनेबल नॉट, ये सारों के बाहर, और इसको हमने एंड कर लिया क्योंकि हमारे पास नैंड गेट का फंक्शन, एंड गेट का ऑपरेटर है हमारे पास, बिट वाइट है, वो हमने यूज़ किया, इन सारों को एंड किया। और फाइनली क्योंकि हमें पता है कि एंड के आगे अगर हम नॉट लगा दें तो बेसिकली वो नैंड गेट की फंक्शनैलिटी आ जाएगी हमारे पास। तो इस ये ब्रैकेट्स के थ्रू हमने स्पेसिफाई कर दिया कि ये पहले सारे एंड होंगे और देन इसका भी नॉट ले लेंगे, तो ये नैंड का ऑपरेशन बन जाएगा। फिर ये कॉमा और नेक्स्ट इक्वेशन, फिर कॉमा नेक्स्ट इक्वेशन, फिर कॉमा नेक्स्ट इक्वेशन, और फाइनली सेमी कॉलन से इसको हम एंड कर देंगे। तो ये इक्वेशन के थ्रू हमने डिकोडर का कोड लिख लिया। ठीक है। इसी तरह फिर अब आप अगर यहाँ पे देखें प्रायोरिटी इनकोडर, अब आप ये भी सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक्स वाई वी, ये आपकी फोर मेन आउटपुट्स हैं, और D0 D1 D2 D3 ये आपके इनपुट्स हैं। ठीक है, इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इन इक्वेशंस को अब आप सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो आपको ये मेथड बताया। अच्छा, फिर आता है मल्टीप्लेक्सर एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स। अच्छा, इसके अंदर एक ये न्यू टेक्निक है कोड लिखने की, डाटा फ्लो लेवल मॉडलिंग के अंदर ही। एक तो आपने ये असाइन का कीवर्ड यहाँ पे देखा है, इसमें भी असाइन का कीवर्ड ही यूज होता है, लेकिन यहाँ पे जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। और यहाँ पे जो ऊपर मैंने टेबल आपको शो किया है, तो इसके अंदर अगर आपने कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ करना हो, उसके थ्रू अगर कोड करना हो, तो वो कैसे करते हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। और यहाँ पे एग्जांपल जो दी हुई है वो मल्टीप्लेक्सर की दी हुई है। मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि अगर ये सिंपल केस देखें, 2 to 1 लाइन मल्टीप्लेक्सर, तो जो भी सिलेक्ट के ऊपर आप यहाँ पे लेट से I0 पे डाटा है, तो सिलेक्ट अगर ज़ीरो है तो I0 का डाटा आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अगर सिलेक्ट वन है तो I1 इनपुट जो सी आगे आउटपुट में फॉरवर्ड हो जाती है। तो ये इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और वो बेसिकली यहाँ पे ये बताया हुआ है। इसमें हो क्या रहा है,
ये- यहाँ पे सिंपली जिस तरह पहले हम यहाँ पे सर्किट को हम देखा, हमें पता है हमारे जो सर्किट है इसकी एक इनपुट है सिलेक्शन, सॉरी थ्री इनपुट्स हैं और एक आउटपुट है। तो थ्री इनपुट्स डिक्लेयर हो गई हैं यहाँ पे, वन आउटपुट डिक्लेयर होगी। अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये एक और मेथड है इसको चेक कंडीशंस को कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू आप अपना कोड लिख सकते हैं। तो ये जो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये जो एस के आगे क्वेश्चन मार्क है, ये बेसिकली क्या चेक करता है, ये देखता है एस जीरो है या वन है। ठीक है, लेट्स से कि एस जीरो है। अगर एस जीरो है तो ये आई जीरो को आई जीरो के डाटा को क्या कर देगा, वाई को असाइन कर देगा। अगर एस वन है तो फिर क्या होगा कि ये वाली यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी हुई है वो वाई को असाइन कर देगा। ठीक है, तो ये अगर आप इससे अगर लेट से आपकी कंडीशंस बढ़ जाती हैं, यहाँ पे तो अभी सिंपल एक एस लिखा हुआ है, तो आप कंडीशंस को डिवाइड कर सकते हैं, और वो डिवाइड कैसे होंगी, लेट से एस आपके पास सिलेक्शन की टू इनपुट्स आ गई हैं, अगर एस जीरो और एस वन, तो इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसको फिर ऐसे हैंडल करते हैं कि आप पहले एस जीरो को चेक करते हैं, क्योंकि अब आपके जो बाइनरी के केसेस बन जाएंगे वो कितने केसेस बन जाएंगे, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। ठीक है, लेट्स से कि ये एस जीरो है और ये एस वन है। तो एस जीरो को मैंने लिखा और क्वेश्चन मार्क, और अब क्या होगा, कम्बिनेशन हमने बनाने हैं तो जीरो जीरो का अगर कम्बिनेशन बनाना है तो एस जीरो जब जीरो होगा और एस वन भी जीरो होगा, तो कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन आ गई है, जब एस जीरो हो और उस वक्त एस वन भी जीरो हो, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ये मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर रहा हूँ। उस वक्त क्या होना चाहिए जी, कोई इनपुट जो सी है वो लेट से आगे फॉरवर्ड हो जानी चाहिए, लेट से आई वन इनपुट है कोई। अब इसकी भी टू कंडीशंस होंगी, लेट से जो सेकंड कंडीशन है उसमें आई टू फॉरवर्ड होना चाहिए, देन कॉलन, और यहाँ पे क्या आएगा, एस वन क्वेश्चन मार्क, लेट से यहाँ पे आई जीरो, ये जो ये कोड का चंक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एस वन क्वेश्चन मार्क आई वन। इधर जो कोड आना है वो मैंने इधर लिख दिया। तो यहाँ पे अब अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें थोड़ा सा, तो एस जब ज़ीरो है, तो अगर बिगर पिक्चर हम देखें तो एक ये लेफ्ट साइड मैंने डिफाइन की है और एक ये राइट साइड का कोड मैंने लिखा है। ठीक है, जिस तरह ये ही लिखा हुआ था, एस ज़ीरो है तो ये इसको चला देगा, एस वन है अगर
तो ये I1 वाली कंडीशन इसको चला देगा। ठीक है, फिर इसके अंदर फर्दर डिवीजन हुई हुई है S1 के अकॉर्डिंगली। तो ये S0 है, ये ज़ीरो वाला केस, और जब इसका भी ज़ीरो है तो फिर I1 जो सा है वो बेसिकली आउटपुट को असाइन हो जाएगा। देन अगर अगेन S जो सा है वो ज़ीरो है और S1 जो सा है वो 1 हो जाता है, तो वो केस कौन सा बनेगा, वो ये केस बनेगा। इस केस में क्या होगा कि ये I2 को इधर असाइन कर देगा। समझ लग रही है इस चीज़ की? नेक्स्ट जो सा है, अगर S0 जो सा है वो 1 हो जाता है, S0 जब 1 हो जाता है तो हमें पता है कि ये कॉलन के लेफ्ट साइड पे जो भी इक्वेशन है, यहाँ पे एक बड़ी सारी इक्वेशन आ सकती है जैसे कि ये है, तो वो इधर आएगा। और इधर आके फर्दर क्या कंडीशन है, S1 क्या है, S1 1 है या ज़ीरो है। अगर तो 1 है तो ये राइट साइड को चला देगा, अगर ज़ीरो है तो लेफ्ट साइड को सिंपली Y को असाइन कर देगा। तो यहाँ पे बेसिकली ये चीज़ हो रही है। चले आगे बढ़ते हैं। आपका इससे रिलेटेड कोई है क्वेश्चन? सैम्पल कोड फॉर मल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर को आप इस मेथड के थ्रू भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू, या आप यहाँ से इक्वेशंस इसकी फाइंड आउट कर लें और इक्वेशंस के थ्रू आप इम्प्लीमेंट कर लें जो प्रीवियस मेथड आपको बताया। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मैंने दे दिए कोड के, तो जो आपको बेटर अप्रोच लगती है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है टेस्ट बेंच। टेस्ट बेंच क्या चीज़ है? टेस्ट बेंच जो सा है वो क्या करता है बेसिकली, लास्ट टाइम आपको टाइमिंग डायग्राम को बताया था, और आपने टाइमिंग डायग्राम खुद से कुछ सेटिंग्स करके आपने जनरेट की थी, ऐसे ही है? आपने वो, जी हाँ, वो आप लोग गए थे और क्लॉक काउंट्स के अंदर जाके आपने स्पेसिफाई कर दिया था कि A1 है और ये ज़ीरो है, थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट कर दिया था। तो वो अप्रोच नॉर्मली यूज़ नहीं होती है। ठीक है, नॉर्मली हम वो जो सारा काम आप लोग मैन्युअली वहाँ पे जाके कर रहे थे, कॉन्फ़िगर कर रहे थे, वो सारा काम हम कोडिंग के थ्रू ही करते हैं, और उस कोड को हम कहते हैं टेस्ट बेंच। ठीक है, तो टेस्ट बेंच बेसिकली क्या है, ये जिस तरह नॉर्मली हार्डवेयर सिग्नल जनरेटर्स होते हैं, तो टेस्ट बेंच बेसिकली वेव फॉर्म्स ही जनरेट करता है। ठीक है, और इसके अंदर हम एक कोड लिखते हैं, और उस कोड का मकसद क्या होता है कि वो स्टिमुलस देता है आपके सर्किट को, जिसके बेसिकली बता रहा होता है कि ये वेव फॉर्म्स जो सी हैं वो जनरेट करनी है। ठीक है, जिस तरह वो लास्ट टाइम आपने स्पेसिफाई किया था कि अगर ए और बी आपकी इनपुट्स हैं, तो ए लेट से इस तरह है, तो बी में भी थोड़ी डिफरेंट ड्यूटी साइकिल के साथ है, तो इसके अकॉर्डिंगली आपकी एफ की कोई आउटपुट आ रही थी। तो ये सारा आपने स्पेसिफाई कर दिया था काउंट में जाके, और इसको इस तरह से कर रहे थे। लेकिन इस दफ़ा हम क्या करेंगे, हम कोड लिखेंगे टेस्ट बेंच से हम कह रहे हैं, और वो कोड ये वाला सिग्नल जनरेट करेगा, ये वाला सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, और इस सिग्नल की बेस पे आपकी कोड के थ्रू या स्पेसिफाई करेंगे कि क्या आउटपुट जनरेट होनी है। अच्छा, जो टेस्ट बेंच है, डायरेक्टली हम इसके अगर कोड को पहले चलें एक दो चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं। ये आपने एक ये नॉर्मल कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आप बेशक ये जो
310 और 20 इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाए। और ये सिंपल हमने गेट लेवल मॉडलिंग के थ्रू कोड लिख लिया। गेट लेवल मॉडलिंग आपको इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने लास्ट टाइम वो की थी, आपको थोड़ा क्विकली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसको इसका एक टेस्ट बेंच लिखूं जिसके थ्रू ए और बी पे कोई ऐसा सिग्नल दूं जिसके थ्रू आपकी W1 आउटपुट जनरेट हो जाए, और इस तरह सी ई और इन सारों के ऊपर आप कुछ सिग्नल टेस्ट बेंच के थ्रू इनपुट्स को इन्वोक कर सकें, स्टिमुलस दे सकें। तो टेस्ट बेंच के अंदर अब इसका हमें इसका मतलब है कि ये जो ये मॉड्यूल हमने लिखा है सिंपल सर्किट प्रोपगेशन डिले, इस सर्किट को हम इसका टेस्ट बेंच लिखना चाह रहे हैं। तो जो भी टेस्ट बेंच हम लिखते हैं तो नॉर्मली क्योंकि अभी हमने कोड लिखना है, इसका एक मॉड्यूल बनाना है टेस्ट बेंच का। तो अपनी ईज के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपल अंडरस्कोर सर्किट जो इसका नेम है, तो न्यू नेम जो हम बनाना होता है टेस्ट बेंच के अंदर उसको हम बेसिकली इसका नेम के पहले हम टी लिख देते हैं। ये टी अपनी आसानी के लिए आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टी से हमें पता चल जाता है कि बेसिकली ये टेस्ट बेंच हम लिख रहे हैं, ये कोई स्पेशल की वर्ड नहीं है। यहाँ पे आप कोई भी ये चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं टेस्ट बेंच लिख रहा हूँ तो उसका मैंने नेम स्पेसिफाई कर दिया है कि मैं टी अंडर स्कोर सिंपल सर्किट प्रॉप डिले। अच्छा, जब हम टेस्ट बेंच लिखते हैं तो इसके अंदर कुछ इसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है जी? अच्छा, ये क्या लिखा है? इन इट्स simplest form, a test bench is a module containing a signal generator and instantiation of module that is to be verified। तो बेसिकली आप एक मॉड्यूल बनाते हैं न्यू, उसके अंदर आप सिग्नल जनरेटर का कोड लिखते हैं, और जिस मॉड्यूल को आपने बेसिकली अब यहाँ पे ये मॉड्यूल को आपने वेरीफाई करना है कि ये सही चल रहा है कि नहीं, तो इसका एक आप बीच में एक इंस्टेंट बना लेते हैं कि हम इसको टेस्ट करने लगे। नोट दैट द टेस्ट बेंच हैज़ नो इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स। तो टेस्ट बेंच की इटसेल्फ कोई इनपुट आउटपुट नहीं होती, यहाँ पे कोई पेरेंथेसिस के अंदर हमने कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया हुआ, ठीक है। जिस तरह नॉर्मल मॉड्यूल में हमने स्पेसिफाई किया होता है, टेस्ट बेंच में इनपुट आउटपुट जो सी है वो पेरेंथेसिस में हम स्पेसिफाई नहीं करते। तो इस मॉड्यूल की कोई आप इनपुट पास नहीं करते उसे। तो हैज़ नो इनपुट आउटपुट पोर्ट बिकॉज इट डज नॉट इंटरेक्ट विद इट्स एनवायरनमेंट, क्योंकि इसका मकसद जो सा है वो बाहर वाले कहीं और इसने यूज़ नहीं होना, बल्कि इसके अंदर ही सारे काम होने हैं। In general, we prefer to name the test bench with the prefix t underscore concatenated with the name of the module that is to be tested by the test bench. But that choice is left to the designer। ठीक है, ये बात मैंने आपको कर दी थी पहले कि टेस्ट बेंच को, अब आपका कोई लेंथी कोड है उसके अंदर आप देखना चाह रहे हैं टेस्ट बेंच का कोड कौन सा, तो वो आप अपनी आसानी के लिए उसके लिए कोई कीवर्ड खुद से रख लें कि लेट से टी अंडरस्कोर जिस भी फंक्शन के पहले वो बेसिकली टेस्ट बेंच का फंक्शन है। Within the test bench, the inputs to the circuit are declared with keyword register। तो टेस्ट बेंच के अंदर कुछ हमें वेरिएबल्स अब स्पेसिफाई करने हैं, और लेट्स से मुझे इनपुट्स जो सी हैं वो डिक्लेयर करनी है जो कि मुझे इस फंक्शन के अंदर भेजनी है, इस मॉड्यूल में भेजनी है जो कि हमने टेस्ट करना है। तो इनपुट्स को मैं डिक्लेयर कर लेता हूँ रजिस्टर के कीवर्ड से, ठीक है। और आउटपुट को मैं डिक्लेयर करता हूँ वायर के कीवर्ड से। तो ये आपको पता होना चाहिए इस बात का। अब यहाँ पे जो हमारा मेन मॉड्यूल है जिसको हम टेस्ट करने लगे हैं उसके अंदर आउटपुट डी और ई है, इनपुट ए बी सी है। तो हमें बस यही चीज़ देखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो 1 2 3 4 5, ये 5 पैरामीटर है। तो ये 5 पैरामीटर्स यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए, और ये वायर को यहाँ पे डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि हमें नहीं पता कि ये इसके अंदर क्या हो रहा है। हमें सिर्फ ये 4 मॉड्यूल्स, ये इनपुट्स देनी है,
और ये ऑटोमेटिकली बाकी हमारा काम हो जाएगा। अच्छा, अब हमें पता है कि जो इनपुट्स हैं वो ए बी सी हैं, तो टेस्ट बेंच के अंदर इसका जो कीवर्ड है वो रजिस्टर होगा, और आउटपुट हमें पता डी और ई है तो उसका कीवर्ड वायर है। इसका अब मैं एक बना लेता हूँ इंस्टेंट, ठीक है, इस मॉड्यूल का। इस मॉड्यूल का एक इंस्टेंट बना लिया, और उस इंस्टेंट का नेम किया M1, ठीक है, M1 और उसके सारे पैरामीटर्स। देन अब मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक पैटर्न्स जनरेट हो, और वो पैटर्न्स यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं कि A1 है, A B C, ये जो इनपुट्स है हमारी, इसके पैटर्न्स जनरेट करने हैं, कि हमारी आउटपुट जो सी है वो शो हो हमें। अच्छा, यहाँ पे अब ये देखें कि अब जब सिग्नल जनरेटर का मैं कोड करने लगा हूँ, तो इसके अंदर सबसे पहले जो कीवर्ड आता है वो है इनिशियल। इनिशियल जो सा है वो हमारे सिस्टम को बता देता है कि अब सिग्नल जनरेटर का कोड स्टार्ट होने लगा। द इनिशियल कीवर्ड इज यूज विद अ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स व्हेन द सिमुलेशन इज इनिशियलाइज, ठीक है। तो जब सिमुलेशन हम स्टार्ट करने लगे तो इनिशियल का कीवर्ड कंपाइलर को मिलेगा, और उसे पता चल जाएगा अब हमारी सिग्नल जनरेटर का कोड स्टार्ट होने लगा। अच्छा, फिर हमारे पास आता है बिगिन और एंड, और ये बिगिन और एंड स्पेसिफाई करते हैं कि इसके दरमियान हमारा बेसिकली सिग्नल की कुछ कंडीशंस हैं वो इसने फॉलो करनी है। और यहाँ पे अब क्या हो रहा है, तो ये बेसिकली ए इज इक्वल टू लिखा हुआ है, ए इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है जी, ए इज इक्वल टू 1 इन्वर्टेड कॉमा B0। अब ये क्या चीज़ें स्पेसिफाई कर रहा है जी, ये स्पेसिफाई ये कर रहा है कि ये 1 है। इसका मतलब है कि ये ए जो सा है, ये एक 1 बिट का है, ठीक है। ए 1 बिट का ही है ना, इसमें दो वैल्यूज आ सकती हैं, या तो 0 या 1। अब तो वो जो वैल्यू लिखी है वो बेसिकली ये लिखी हुई है, तो ए के दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, 1 बिट का है, और बाइनरी वैल्यू जो सी है वो 1 है। तो ये लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है ये बेसिकली स्पेसिफाई कर रही है कि ये कितने बिट का वेरिएबल है। तो ये 1 बिट का वेरिएबल है, और बाइनरी वैल्यू क्या है इसमें, 0 है और या 1 है, ठीक है। ये दो वेज हैं इसको स्पेसिफाई करने का, तो यही चीज़ इधर लिखी हुई है। इनिशियली यहाँ पे ए बी और सी सारे 0 हैं, और कितनी देर के लिए 0 है, इनिशियली जैसे ही हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, ए बी और सी जो होते हैं वो 0 होंगे। अच्छा, फिर ये लिखा हुआ है #100। #100 का मतलब है कि आपने जो अपने सिस्टम के अंदर डिले रखा हुआ है वो 100, अगर स्केल जो सा है वो नैनो सेकंड्स में है, तो ये बेसिकली 100 नैनो सेकंड का डिले है। 100 नैनो सेकंड के डिले के बाद आपका जो सिग्नल है वो ये सारों को क्या कर दिया, बंद कर दिया, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल की कमांड लिखी हुई है, फिर बिगिन, ये इनिशियल बिगिन, और फिर ये सिग्नल स्पेसिफाई कर दिया, जिसके अंदर ए बी सी जो उनसे हैं वो इनिशियली 0 है, देन 100 नैनो सेकंड का डिले है, और फिर
ए बी सी को 1 कर दिया, और फिर आपका ये हो जाता है एंड। एंड हो गया। फिर लिखा हुआ है दोबारा इनिशियल। दोबारा जब ये इनिशियल लिखा हुआ है, ये आपकी मर्जी है, या आप आगे इसको लिखना चाहते हैं कि नहीं लिखना चाहते। ये बेसिकली क्या बता रहा है इनिशियल, कह रहा है ठीक है यहाँ तक। सर जी जी। सर ये इनिशियल में जो बिगिन वाली जो फर्स्ट लाइन है, इसमें ए को अगर जीरो किया जाए, आपने कहा कि इनिशियली वो जीरो है, तो इसमें ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, तीनों को वन क्यों रखा है? अ, ये जरा कंफ्यूजन हो रही ये जो लेफ्ट साइड पे कौन लिखा हुआ है? है। जी ये वाला, जी जी। अच्छा, ये जो लेफ्ट साइड पे ये यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, इसको पढ़ना किस तरह से आपने, विच सिग्निफाइज वन बाइनरी डिजिट। ये जो वन है ये बता रहा है कि ये वन बाइनरी डिजिट है विद अ वैल्यू ऑफ जीरो। ये वैल्यू है, राइट साइड पे वैल्यू है, और ये जो लेफ्ट साइड है ये बता रहा है कि ये कितने बिट का। जी सर ठीक। ठीक हो गया। तो ये वैल्यू बेसिकली राइट साइड पे है। जो ए वन हो रहा है वो बेसिकली यहाँ पे वन हो रहा है, ये जो वन लिखा हुआ जी सर ठीक। है, इनिशियली ये जीरो है। अच्छा, नेक्स्ट जो है दोबारा इनिशियल का कीवर्ड आ रहा है। इनिशियल क्या बताता है कि अब हमारी सिमुलेशन दोबारा स्टार्ट हो रही है, तो मतलब इसके आगे से कंटिन्यू हो रही है। तो इनिशियल के आगे क्या लिख दिया है, 200 नैनो सेकेंड का डिले। तो बेसिकली क्या होगा कि आपकी जो वेव फॉर्म है 200 नैनो सेकेंड के लिए एक्सटेंड हो जाएगी। लेट से 200 नैनो सेकेंड आपके यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। उसके बाद ये एक सिस्टम के अंदर सिस्टम कीवर्ड जो होता है डॉलर फिनिश, ये बेसिकली सिमुलेशन को स्टॉप करने के लिए। ठीक है, तो डॉलर फिनिश लिख दिया और सेमी कॉलन और इसको एंड कर दिया। तो ये बेसिकली यहाँ पे काम हो रहा है। अगर इसको हम यहाँ पे देखें तो ये देखें जी, ए 100 नैनो सेकंड के लिए ज़ीरो, बी भी ज़ीरो, सी भी ज़ीरो, फिर ये हाई हो गए हैं। ठीक है, और फिर आपकी इसके अकॉर्डिंगली कोई आउटपुट जनरेट हुई है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको कहा था, और फॉर द टाइम बिंग मैंने कहा था इसको ना देखें, और वो था ये जो एंड का इंस्टेंट बनाया G1, उससे पहले कुछ ये लिखा हुआ है 30, 10 और 20। ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली डिले शो कर रहा है। इसको हम कहते हैं प्रोपोगेशन डिले। कि जो हमारे प्रैक्टिकल अगर आपने सर्किट बनाना है, तो प्रैक्टिकली इसके अंदर थोड़ा सा डिले होता है सर्किट्स के अंदर। तो वो डिले इसने शो करने के लिए बताया हुआ है कि इस गेट की जो आउटपुट आएगी वो 30 नैनो सेकंड के डिले के बाद आएगी। ठीक है, लेट्स से ए और बी, ये एंड गेट है, तो ए और बी जैसे ही वन हुए यहाँ पे, अब एंड गेट जो सा है खुद एक 30 नैनो सेकंड के डिले के बाद आउटपुट जनरेट कर देगा। ठीक है, तो ये जो इतना सा डिले बीच में आ रहा है, ये बेसिकली 100 नैनो सेकंड के ऊपर इसको तो सिग्नल मिल चुका हुआ है, लेकिन बीच में एक छोटा सा डिले है 30 नैनो सेकंड का। वो बेसिकली ये डिले यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। अगर ये चीज़ यहाँ पे ना होती तो इसने इसी इंस्टेंट के ऊपर हमें आउटपुट दे देनी थी, यहीं से स्टार्ट कर देनी थी आउटपुट। ये एक सैम्पल कोड भी यहाँ पे मैंने दिया हुआ है खुद से लिख के, और कि किस तरह से आप कोड कर रहे होंगे आज। तो डिकोडर का ये कोड है, डिकोडर की ये सारी इक्वेशंस हैं यहाँ पे जो लिखी हैं, और उसका टेस्ट बेंच बनाया। ठीक है, यहाँ पे नॉट आपको ऊपर बताया था प्री फिक्स टी, तो यहाँ पे मैंने टी भी लिखा हुआ टेस्ट बेंच अपनी आसानी के लिए।
और यहाँ पे अब देखें कंडीशंस मैंने जनरेट की है कि इनिशियली क्या है जी, इनेबल हमारा 1 है, और फिर 10 नैनो सेकंड के बाद पैरेलल में हम इधर भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी सिग्नल तो नहीं शो हो रहे, तो इनेबल ये यहाँ पे ये शो हो रही है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इनेबल 1 है ग्रीन कलर में। तो अगर मैं कॉपी करके, तो ये आपका इनेबल का है, इनेबल को 1 किया हुआ है यहाँ पे, ये इनेबल 1 है। उसके बाद 10 नैनो सेकंड्स के बाद इनेबल क्या हो गई है, 0। ठीक है। और जब इनेबल हमारे पास 1 होती है, तो अगर हम इसके ट्रुथ टेबल पे हैं, अगर इनेबल 1 है तो D0 D1 D2 D3 ये सारे 1 है, सारे 1 है। ठीक है। और हमारी ए और बी वो क्या है, डोंट केयर है। ये रेड कलर में आपको शो हो रही है, ये डोंट केयर कंडीशन है। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या हो रहा है टेस्ट बेंच में, इनेबल को 10 नैनो सेकंड के बाद 0 कर दिया। देन अगले 10 नैनो सेकंड के बाद, अब इनेबल के सिग्नल को मैंने चेंज नहीं किया। ठीक है, इनेबल अब ताहयात जो सा है ये 0 ही है। फिर आफ्टर 10 नैनो सेकंड ए जो सा है वो चेंज हो रहा है, ए और बी। हमारे पास दो इनपुट्स हैं, ए और बी, और इनेबल। तो इनेबल को हमने सेट कर दिया, ए जो सा है वो 0 है और बी भी 0 है। ए 0 है, बी भी 0 है, तो उसके अकॉर्डिंगली एक आउटपुट आपकी आ गई है। और फिर ये आप देख रहे हैं टाइम डिफरेंस, ये 10 10 नैनो सेकंड्स का। जी सर। तो 10 नैनो सेकंड के डिले के बाद सिग्नल को मैं चेंज कर दिया है, 0 1। तो 0 1, फिर 10 नैनो सेकंड के बाद 1 0, और फाइनली 1 1। और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास ये आउटपुट के ऊपर ये आप देखते हैं यहाँ पे 0 1 1 1। तो 0 1 1 1, अब ये डिपेंड कर रहा है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सा है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा आपको देख रहे हैं, ऑल दो इसको किस तरह होना चाहिए, 0 1 1 1। ये उलट क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे वेक्टर बनाया हुआ है 3 0 0 बनाया हुआ है। ठीक है, इसको मैंने उलट बनाया, अगर मैं इसको 0 कॉलन 3 करता तो इसने ये वाली आपको एग्जैक्ट आउटपुट दे देनी थी। तो जिस तरह आपने कोड किया हुआ आपको पता चल जाएगा कि ये क्या टर्मिनोलॉजी आपने यूज़ की हुई है। तो ये डिफरेंट जो हमारी आउटपुट्स आनी चाहिए वो यहाँ पे सारी जनरेट हो रही है। ये वेरीफाई हो गया कि परफेक्टली हमारा चल रहा है। ठीक है। तो अच्छा, एक दो चीज़ें हैं जो आपको मैं स्पेसिफाई कर देता हूँ, जो कि न्यू है आज के लिए। तो प्रोजेक्ट वगैरह आपको बनाना मैंने लास्ट लैब में सिखा दिया था। इस लैब में जो चीज़ आपको बताने वाली है, ये कोड मैंने सारा लिखा हुआ है वही। ठीक है। और ये डिकोडर का कोड है। देन इसका मैं टेस्ट बेंच का कोड लिखा है। अब इसको बेसिकली मॉडल सिम के अंदर चलाना कैसे है। ठीक है। और ये जो वेव फॉर्म है यहाँ तक पहुँचना किस तरह से है, ये यहाँ तक तो आपको आइडिया था। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसकी वेव फॉर्म आए, तो वेव फॉर्म के लिए मैं क्या करूँगा, टूल्स,
रन सिमुलेशन टूल और RTL सिमुलेशन, ठीक है। इसको क्लिक करूँगा। अगर तो आपने मेरे बताए हुए मेथड के थ्रू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है तो आपका मॉडल सिम स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आपने मेरे मेथड को फॉलो नहीं किया तो फिर वो आपने खुद से फाइंड आउट करना है कि इसको कैसे चलाना है। वैसे मैंने सिंपल क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है अगर आपका ये स्टार्ट नहीं हो रहा, वो मैंने कुछ ना कुछ बता दिया। लेकिन फिर भी अगर आपका स्टार्ट नहीं होता और आपने मेरा मेथड फॉलो नहीं किया, फिर ये आपने खुद से देखना है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, तो यहाँ पे जब मैं इसको रन करता हूँ ये मॉडल सिम अल्टेरा स्टार्ट हो गया। और लेफ्ट साइड पे लाइब्रेरी आपको शो हो रही है। और लाइब्रेरी के अंदर RTL वर्क है, ठीक है। RTL वर्क में ये टेस्ट बेंच, एक ये डिकोडर मॉड्यूल आपको नज़र आ रहा है और एक टेस्ट बेंच मॉड्यूल नज़र आ रहा है। तो ये आपके वेरीफाई हो रहे हैं कि इसके अंदर दो मॉड्यूल्स हैं। एक टेस्ट बेंच का मॉड्यूल है, एक डिकोडर का मॉड्यूल है। अब क्योंकि हम टेस्ट बेंच को रन करना चाह रहे हैं तो टेस्ट बेंच को सिंपल मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। अगर डबल क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो ये आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये नीचे विंडो स्विच हो गई है। इसको अगर मैं दोबारा अगर देखें तो ये आप अगर यहाँ से रिमूव करना चाहिए इसको आप रिमूव भी कर सकते, कंट्रोल ऑल और डिलीट। पता है डिलीट। अच्छा, अब ये सारे जो उनसे हैं आपके पास प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्ट हो गया टेस्ट बेंच। तो ये देख रहे हैं टेस्ट बेंच, डिकोडर, और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, A B C और D। और इसकी जो टाइप है वो क्या टाइप इसकी बताई हुई है कि ये रजिस्टर्स हैं और ये नेट है। तो यही मैं अभी हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं। ये रजिस्टर बेसिकली हमारी इनपुट है और ये वायर यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये नेट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होगी। अब मैं इसकी वेव फॉर्म देखना चाह रहा हूँ। तो वेव फॉर्म के लिए मैं कंट्रोल ऑल इन सारों को सिलेक्ट करूँगा और या तो आप ऐड वेव पे क्लिक कर दें या इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके इधर रख लें, ठीक है। ये इधर आ गया। अभी भी वेव हमारे पास नहीं आई है। वेव कैसे आएगी? तो सिमुलेट करना पड़ेगा। सिमुलेट में आएंगे रन, रन ऑल। अच्छा, अब इसने कहा आर यू श्योर यू वांट टू फिनिश। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डॉलर फिनिश। तो बेसिकली इसने इसको रन किया और डॉलर फिनिश पे आके इसने क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि इसको फिनिश करना है आपने। तो मैं भी करूँगा नो, ठीक है। नो पे मैंने क्लिक किया तो इसने ये एक तो बता दिया कि ये कहाँ पे आके स्टॉप हो गया। डॉलर फिनिश पे आके ये रुक गया और इसने यहाँ पे वेव जनरेट कर दी है। तो इसको देखने के लिए जूम इन कर लेते हैं। तो ये अगर आप देखें कि आपका टेस्ट बेंच के थ्रू आपने इसकी सिमुलेशन को रन कर लिया, ठीक है। ये अब समझ लगी है चीज़ों की। अच्छा, अगर मैं जी यहाँ सर। पे दोबारा रन करूँ इसे तो एक और चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ। ये जो वेव फॉर्म है कितनी देर के लिए रन हो रही है? 10 नैनो सेकंड्स का ये डिले है। तो 10 20 30 40 50 और 100, तो 150 नैनो सेकंड्स के लिए चल रही है।
तो 150 पिको सेकेंड्स पे ये रुक गई है। तो इसका बेसिकली जो स्केल मेरे पास डिफाइन हुआ हुआ है वो पिको सेकंड्स में हुआ हुआ है, ठीक है। तो जो स्केल आपके पास डिफाइन हुआ हुआ होगा, और वो स्केल जो हमसे बेसिकली इधर स्पेसिफाई हम करते होते हैं, ये ये मैंने कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो टाइम स्केल है, जो स्केल आपका डिफाइन होगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी ये जनरेट होगी। और मेरा नैनो, क्योंकि मैनुअल पहले का बना हुआ है तो उसमें पहले नैनो सेकंड था, अब जो ये न्यू मेरे पास है उसमें पिको सेकंड्स है। तो इस तरह से आप अपनी ये सिमुलेशंस को रन करेंगे। और और जैसे इसमें कुछ बताने के लिए आ जाए, तो यही आज चीज़ें थी हमारी जो हमने कवर करनी थी। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें, अदरवाइज फिर आप इसको स्टार्ट कर दें। आपके जो टास्क हैं वो भी आप देख लें। ट्विस्ट टेबल आएगा, सर्किट डायग्राम, डाटा फ्लो, मॉडलिंग का कोड, और टेस्ट बेंच भी इसमें आ जाएगा आपका, और फिर उसके बाद टाइमिंग डायग्राम। ये आपके मल्टीपल टास्क हैं जो आपने यहाँ पे आज परफॉर्म करनी है।